हाय एवरीवन, सो वी वर लर्निंग अबाउट ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल फॉर कन्नौज। कन्नौज के लिए कैसे तीन जो ग्रुप्स हैं वो लड़ रहे थे आपस में कंट्रोल के लिए। फिर हमने हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। फिर इसमें हमने चाइनीज पिलग्रिम हुएनसांग के बारे में पढ़ा था, जिसने ट्रैवल किया था इंडिया में हर्षवर्धन के समय में, और उसके बारे में बहुत सारी चीजें बताई थी। सो वी आर लर्निंग अबाउट चैप्टर नंबर 3 एम्पायर्स एंड किंगडम 6 to 10th सेंचुरी। ये आपका चैप्टर नंबर 3 है सोशल साइंस टेक्स्ट बुक का, क्लास 7th जो न्यू टेक्स्ट बुक आई है उसका। सो इसका एक पार्ट ऑलरेडी हम देख चुके हैं। वी आर लर्निंग अबाउट it and now we are moving ahead with the part 2. So I hope all of you have watched all the previous videos. वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट दे दूंगी इस चैप्टर की पर्टिकुलर, नॉट सारे चैप्टर। सो उस पे आप क्लिक करके चैप्टर नंबर 3 देख सकते हैं। ये आपके थीम बी का थर्ड चैप्टर है ना। 2 चैप्टर्स वी आर ऑलरेडी कंप्लीटेड। नाउ लेट अस जस्ट स्टार्ट विद गुज्जर प्रतिहारास। तो हमने पालास के बारे में पढ़ लिया था, अब हम गुज्जर प्रतिहार के बारे में पढ़ेंगे। So ये जो डायनेस्टी है ये मिड 8th सेंचुरी सी में फाउंड हुई थी, मतलब स्टैब्लिश हुई थी नागभट्ट फर्स्ट के द्वारा। ये ओरिजिनेट हुई थी प्रोबेबली वेस्टर्न इंडिया से। प्रोबेबली मतलब शायद वेस्टर्न इंडिया से ओरिजिनेट हुई थी। गुज्जरा रेफर्ड टू अ रीजन बिटवीन गुजरात एंड राजस्थान। गुजरात और राजस्थान के बीच का जो एरिया है उसे गुज्जर कहा जाता है, तो उससे हम यहाँ गुज्जर प्रतिहार बोल रहे हैं। एज विल सी लेटर इन दिस चैप्टर इट गेन फेम फॉर पुशिंग बैक अरब इन्वेशन इनटू नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये नदर्न मतलब वेस्टर्न पार्ट में थी यहाँ कहीं, है ना, क्योंकि यहाँ राजस्थान वगैरह वाला पार्ट है हमारा। सो यहाँ पर कहीं थे, तो इन्होंने नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन का यहाँ दिया कि जो अरब के इन्वेशन होते थे, अरब लोग जो हमारे यहाँ पे इन्वेजन के लिए आ रहे थे, इन्वेजन मतलब लूटपाट के लिए आक्रमण वगैरह करते थे, तो उनको ये वापस भेजा करते थे, मतलब उनके साथ इनका स्ट्रगल होता था। देयर अर्ली कैपिटल वाज भीलामला, मॉडर्न भीनमल इन वेस्टर्न राजस्थान। वेस्टर्न राजस्थान जो एरिया है आज वहां पर एक जगह है भीनमल, तो ये उनकी कैपिटल थी, राजधानी थी। इट सीम्स टू हैव शिफ्टेड लेटर टू उज्जैनी, और बाद में शिफ्ट होके उज्जैनी में शिफ्ट हो गई इनकी कैपिटल। 9th सेंचुरी में द सेलिब्रेटेड प्रतिहारा रूलर किंग भोज, अ डिवोटी ऑफ विष्णु, बिल्ट एन एंटायर एम्पायर स्ट्रेचिंग फ्रॉम पंजाब एंड काठियावाड़ और सौराष्ट्र इन वेस्ट टू कन्नौज इन द ईस्ट। जो प्रतिहार, इसी मतलब गुज्जर प्रतिहार का एक इंपॉर्टेंट रूलर के बारे में नाम दिया है भोज। ये विष्णु भगवान के डिवोटी थे, भक्त थे। इन्होंने जो अपना एम्पायर है, साम्राज्य, उसको स्ट्रेच किया कहां से कहां तक, पंजाब इस वाले एरिया से लेकर और यहाँ तक जो हम बात कर रहे हैं काठियावाड़, जो हमारा ऐसे अगर आप मैप देखोगे यहाँ पर हमारा नदन पार्ट है और इधर यहाँ गुजरात वाला पार्ट, तो यहाँ पंजाब वाले एरिया से लेके सौराष्ट्र गुजरात वाला जो एरिया, वहां तक इन्होंने अपना जो एम्पायर है उसको स्ट्रेच किया था। और ईस्ट में कन्नौज तक, कन्नौज मैंने आपको मैप में दिखाया था, तो वहां तक उन्होंने अपने एम्पायर को एस्टेब्लिश किया था। कंट्रोलिंग मोस्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया, तो इससे हम देख सकते हैं मोस्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया वाला जो पार्ट है वो उनका भोज का कंट्रोल था, उस पर भोज जो राजा है उनका कंट्रोल था। ही वॉज ऑल्सो नोन एज मिहिर, उनको मिहिर नाम से भी जाना जाता था, सूर्य का ये नाम होता है मिहिर। एंड आदिवरा, आदिवरा क्या होता है, वराह एक अवतार है विष्णु भगवान का, जिसमें बोर इस तरीके का अवतार लिया था, तो उस नाम पे उन्हें वराह, आदिवराह के नाम से भी जाना जाता है। अमंग अदर डेजिग्नेशन, और भी डेजिग्नेशन है बट इन नामों से उनको मोस्टली जाना जाता है। सो ये वाला आप इमेज देख सकते हो, गुर्जर प्रतिहार का एक सिल्वर कॉइन है जो उस समय का है, 2 सेंटीमीटर डायामीटर में। ये दिखा रहा है कि वराह एन अवतार of Vishnu. However, a centuries later, the Gujjar Pratihar suffered the destruction of Kannauj by Rashtrakuta ruler. अब देखो गुज्जर प्रतिहार ठीक है, बहुत अच्छा शासन कर रहे हैं, जैसे गुप्ता एम्पायर का एंड हुआ तो सबका एंड होगा। अब एंड जब इसका आया, जब ये सफर करने लगे, तो किसने इनको हराया, किसने डिस्ट्रक्शन किया, राष्ट्रकूटाज ने। विच हैस्टेंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ देयर एम्पायर, इट वाज फाइनली एलिमिनेटेड। एलिमिनेटेड मतलब पूरी तरीके से कब खत्म हो गया, 11th सेंचुरी में, बाय द गजनविद्स, whom we will meet in next chapter। गजनविद्स ने उनके एम्पायर को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। इनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। यहाँ एक इमेज दिया हुआ है, अ व्यू ऑफ कैलाशनाथ टेम्पल, जिसे हम कैलाश टेम्पल भी कहते हैं, हिल साइड एट एलोरा। इसे पत्थरों में काट कर बनाया गया। ये कंस्ट्रक्शन नहीं है, बहुत बड़ा स्कल्पचर है। आप देख रहे हो किस तरीके से पत्थरों को काट काट के मूर्ति बनाई गई है। कंस्ट्रक्शन नहीं है, मतलब इसको जोड़ जोड़ के नहीं बनाया गया, इसको पत्थरों से काट काट के स्कल्प किया गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राष्ट्रकूटा। हमने देखा कि गुज्जर प्रतिहारा किसके साथ स्ट्रगल कर रहे थे, राष्ट्रकूटास के साथ, तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ये मिड 8th सेंचुरी में इनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। दंती दुर्ग, ये जो व्यक्ति है ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट राष्ट्रकूटा रूलर थे। ये सबसे पहले इंडिपेंडेंट राष्ट्रकूटा रूलर, मतलब ये अपना शासन इन्होंने एस्टेब्लिश किया। व्हेन ही ओवरथ्रू द चालुक्याज इन डेक्कन, इन्होंने डेक्कन वाला जो एरिया है, इंडिया का सदर्न पार्ट है, ये वाला जो एरिया, यहाँ पर पहले चालुक्य हुआ करते थे, तो चालुक्यों को इन्होंने हराया और राष्ट्रकूटा डायनेस्टी की शुरुआत की, जिस राजा ने की उसको दंती दुर्ग कहते हैं। इनके बारे में मतलब चालुक्याज के बारे में हम इसी चैप्टर में बाद में पढ़ने वाले हैं। नाउ राष्ट्रकूटा शिफ्टेड देयर पावर सेंटर टू प्रेजेंट डे कर्नाटका। उन्होंने
उन्होंने अपना पावर सेंटर कर्नाटका में शिफ्ट किया और उनका जो कैपिटल था वो था मान्यखेत, मॉडर्न मलखेड़ा। मलखेड़ा जो जगह है आज, वो उनका कैपिटल था। एंड वर वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट पावर्स फॉर अर्ली 2 सेंचुरीज, और बहुत इंपॉर्टेंट एक डोमिनेटिंग पावर थे वो पूरी आने वाली जो 2 सेंचुरीज थी उसमें। डोमिनेटिंग मतलब इनका पूरा प्रभुत्व था उस एरिया में। देयर एम्पायर स्पेनिंग मच ऑफ द कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट, बहुत बड़े पार्ट में इनका जो एम्पायर है वो फैला हुआ था। धनती दुर्गा सक्सेसर्स, उसके बाद आने वाले जो राजा थे, कैंपेन सक्सेसफुली इन नॉर्थ इंडिया ब्रीफली ऑक्यूपाइंग कन्नौज। अब जो इसके आने वाले सक्सेसर थे, आगे आने वाले राजा, उन्होंने बहुत सक्सेसफुल तरीके से नॉर्थ इंडिया में कैंपेन्स की और ब्रीफली उन्होंने कन्नौज पे अपना अधिकार कर लिया। नाउ वी शुड नॉट इमेजिन दैट द किंग्स ऑफ सच डायनेस्टीज वर कॉन्स्टेंटली एट वॉर। इनफैक्ट दे फाउंड टाइम एंड रिसोर्सेज टू क्रिएट वंडर्स। ऐसा नहीं है कि इस समय जो राजा वगैरह हुआ करते थे सिर्फ कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार लड़ाइयां ही लड़ रहे थे, बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने वंडर्स बनाए हैं, क्रिएट किए हैं। राष्ट्रकूटा के जो किंग थे कृष्ण फर्स्ट गॉट द मैग्निफिसेंट कैलाशनाथ टेम्पल, जो अभी हमने इमेज देखा, ये लार्जेस्ट रॉक कट टेम्पल है इंडिया में। जो अभी इमेज मैंने आपको दिखाई थी, ये हिल साइड जो एलोरा है, प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में ये जगह है, वहां पर पत्थरों को काट के बनाया गया है। राष्ट्रकूटा इक्वली उन्होंने पैट्रोनाइज किया था, मतलब संरक्षण देते थे वो हिंदू धर्म को मानने वाले या बुद्धिस्ट या जैन स्कूल्स ऑफ थॉट, ये जो विचारधाराएं हैं सभी धर्मों को पैट्रोनाइज करते थे, संरक्षण देते थे। एंड एनकरेज लर्निंग एंड लिटरेचर इन संस्कृत, प्राकृत एंड कन्नड़। सभी भाषाओं में जो लिटरेचर्स वगैरह होते थे उनको वो एनकरेज करते थे कि लिखे जाए। ठीक है, आगे दिया हुआ है 9th सेंचुरी में जो दूसरे राष्ट्रकूट रूलर हैं अमोघवर्षा फर्स्ट, इन्होंने अपना टाइटल रखा नृपतुंगा और पीक ऑफ किंग्स, मतलब राजाओं में सबसे ऊपर। डिस्पाइट फ्रीक्वेंट वॉर्स विद नेबरिंग किंगडम्स इंक्लूडिंग दोज ऑफ डायनेस्टीज we surveyed above, he managed to ensure peace and prosperity in the empire and stability since his reign lasted for 64 years. So अमोघवर्ष फर्स्ट जो है इसका शासन काल 64 सालों तक रहा। 64 ईयर्स इसने शांति से स्टेबिलिटी बना के रखा, शांति बना के रखी और प्रोस्पेरिटी यानी समृद्धि अपने साम्राज्य में, एम्पायर में बना के रखी और शासन बहुत अच्छे से किया। जबकि फ्रीक्वेंट वॉर्स हुआ करते थे नेबरिंग जो किंगडम है, उनके आसपास के जो किंगडम्स थे उनके साथ, फिर भी बहुत अच्छे से उन्होंने शासन संभाला। अमोघवर्ष नृपतुंगा इज समटाइम्स कॉल्ड अ जैन किंग। इन्हें जैन किंग भी कभी कभी कहा जाता है क्योंकि he was strongly drawn to Jainism. जैनिज्म के प्रति वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट थे। However, he also patronized Hindu temple. उन्होंने हिंदू जो टेम्पल्स है, मंदिर हैं, उसको भी उन्होंने संरक्षण दिया था। He was a fine poet too, और वो एक कवि भी थे जिन्होंने संस्कृत और कन्नड़ भाषा में बहुत सारी कंपोजिशंस की हैं। ये आप एक पत्थर पे या किसी हार्ड सरफेस पे खुदा हुआ लेख देख सकते हैं, इंस्क्रिप्शन बोलते हैं ऑफ राष्ट्रकूटा एम्पेरर अमोघवर्ष नृपतुंगा। इनका ही एक यहाँ पर आप इंस्क्रिप्शन देख सकते हैं जो कर्नाटका में एक टेम्पल है गांव में, उसमें लिखा हुआ है इट इज रिटन इन कन्नड़ स्क्रिप्ट। जो कन्नड़ भाषा है उसकी जो पुरानी स्क्रिप्ट है उसमें ये लिखा गया है। नाउ डोंट मिस आउट, यहाँ एक फैक्ट दिया है, नृपतुंगा रोड, एक रोड है इन सेंट्रल बेंगलुरु, होम टू सेवरल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स एंड इंस्टीट्यूशन, इज नेम्ड आफ्टर अमोघवर्ष फर्स्ट। जैसे रोड्स वगैरह के नाम हम किसी फेमस पर्सनालिटी पे रखते हैं तो आप समझ सकते हो कि इनका इंपॉर्टेंस वहां पर कितना ज्यादा है कि बेंगलुरु में एक रोड है, वहां पर सारी जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वगैरह है वो बनी हुई है। नाउ थिंक अबाउट इट, अल मसूदी एक 10th सेंचुरी का अरब हिस्टोरियन है और ट्रैवलर है जो बगदाद से आया था। गिव हाई प्रेजेस टू राष्ट्रकूटा रूलर्स, राष्ट्रकूट जो राजा थे राष्ट्रकूट डायनेस्टी के, उनको उन्होंने बहुत प्रेज किया है, मतलब बहुत उनकी तारीफ किया। वो 10th सेंचुरी में बगदाद से इंडिया में ट्रैवल करने आए थे। तो क्या बताया उन राजाओं के बारे में, हिज ट्रूप्स एंड एलिफेंट्स आर इनन्यूमरेबल, मतलब ट्रूप्स जो उनकी सेना है, उनकी सेना में जो हाथी वगैरह है वो इनन्यूमरेबल है, उनकी संख्या नहीं है, असंख्य है। देयर इज नन अमंग रूलर्स ऑफ सिंध एंड हिंद हु इज इन हिज टेरिटरी रिस्पेक्ट द मुस्लिम्स एज ही डज। वो सभी धर्मों को मानने वाले हैं। इन हिज किंगडम इस्लाम इज ऑनर्ड एंड प्रोटेक्टेड। उनके जहां तक उनका किंगडम है, वहां राष्ट्रकूटा रूलर की बात हो रही है, उतने सारे एरिया में सभी धर्मों को, यानी यहाँ इस्लाम की बात की गई, इस्लाम को ऑनर करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। और उनके समय में मस्जिद वगैरह बनाई गई है और 5 समय की वहां पर लोग नमाज वगैरह भी पढ़ते हैं। तो ये आपको दिखा रहा है कि कैसे राष्ट्रकूटा रूलर्स थे, वो सभी धर्मों को समान समझते थे, सभी विचारधाराओं की रिस्पेक्ट करते थे। वाइल दीज 3 पावरफुल डायनेस्टी, अभी जिन तीनों के बारे में हमने पढ़ा, पालाज, गुर्जर प्रतिहाराज एंड राष्ट्रकूटा, ये तीनों इन्वॉल्व थे टसल में। टसल मतलब इनकी मुठभेड़ हुआ करती थी कन्नौज के ऊपर, जिससे उनका कंट्रोल हो सके सेंट्रल इंडिया पे और गेंजेटिक प्लेन, गंगा के जो प्लेन्स हैं उस पे। अदर पार्ट्स रोज एंड फेल इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं कि
कि यही तीनों पावर्स थे। इनके अलावा भी भारत के अलग अलग पार्ट में बहुत सारे पावर्स जो है वो राइज हो रही थी, खत्म हो रही थी। इट इज नॉट पॉसिबल टू सर्वे देम ऑल, लेट अस ब्रीफली विजिट अ फ्यू। उनको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, बट हाँ एक ओवरव्यू यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कश्मीर के बारे में यहाँ दिया है, फार टू द नॉर्थ इन द मिड 8th सेंचुरी अ न्यू पावर वाज स्टीरिंग इन हिमालयन किंगडम ऑफ कश्मीरा। हिमालय के जो किंगडम है कश्मीरा, वहां पर मिड 8th सेंचुरी में वहां पर एक नई पावर राइज हो रही थी जो आज का कश्मीर है। अपार्ट फ्रॉम इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन, इंस्क्रिप्शन यानी जो लेख वगैरह है उनसे तो हमें पता चलता ही है, जो समय के सिक्के थे उनसे भी हमें पता चलता है उस समय के बारे में, बट वी लर्न अबाउट दिस इट्स सक्सेसिव रूलर्स फ्रॉम कल्हन। कल्हन के द्वारा हम इसके बारे में ज्यादा जानते हैं, जिन्होंने लिखा था राजतरंगिनी। कल्हन की एक किताब है राजतरंगिनी, उसके बाद उसमें इस सब के बारे में बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, कश्मीर की जो हिस्ट्री है। लिटरली द रिवर ऑफ किंग्स, राजतरंगिनी मतलब रिवर ऑफ किंग्स, सी द बॉक्स बिलो, जो अभी हम बॉक्स पढ़ेंगे आगे वो बताएगा इसके बारे में। अमंग द मेनी किंग्स एंड अ फ्यू क्वींस whose rule Kalhan describes, Lalitaditya Muktapida of the करकोटा डायनेस्टी इज सीन एज अ फॉर्म रूलर। एक व्यक्ति के बारे में, वैसे तो उन्होंने बहुत लोगों के बारे में बताया है, राजा और रानी के बारे में, बट ललितादित्य के बारे में जो बताया, जो करकोटा डायनेस्टी के थे उनके बारे में बताया कि फॉर्म रूलर थे, मतलब अच्छे से शासन किया था। आफ्टर हिम हाउएवर कश्मीर पॉलिटिकल सीन एक्सपीरियंस्ड मेनी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। इनके बाद मतलब ललितादित्य के बाद जो राजा वगैरह थे, जो आगे आने वाले सक्सेसर्स थे, उनके बीच में इंटरनल, उनके आपस में कन्फ्लिक्ट्स होने लगे, मतभेद होने लगे, पावर शिफ्ट हुए। सम रूलर्स सीजिंग द थ्रोन बाय फोर्स, कुछ तो बहुत जोर जबरदस्ती से गद्दी हथियाने लग गए थे। इन द लेट 10th सेंचुरी फॉर इंस्टेंस, जैसे 10th सेंचुरी का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, लेट 10th सेंचुरी का फॉर इंस्टेंस मतलब एग्जाम्पल है, क्वीन दिद्दा consolidated her power through strategic alliance, but also according to Kalhan by ruthlessly eliminating rivals including her own grandson। आप समझ सकते हो कि जो क्वीन दिद्दा थी उन्होंने पावर को कंसोलिडेट किया, मतलब पावर को अपने हाथ में लिया, अलायंस बनाए मतलब ग्रुपिंग्स की ताकि वो गद्दी पे बैठ सके। लेकिन कल्हन ने उनके बारे में ये भी बताया बहुत रुथलेस तरीके से, मतलब ब्लंटली, बिल्कुल भी दया की भावना नहीं रखी उन्होंने अपने राइवल्स को हराने में, मतलब दुश्मनों को हटाने में। यहाँ तक कि उन्होंने जो ग्रैंड सन थे उनके प्रति भी उनका बिहेवियर वैसा था, रुथलेस था। शी फाउंडेड अ फ्यू टाउन्स, बिल्ड सेवरल टेम्पल्स एंड रीस्टोर्ड मेनी मोर। उन्होंने बहुत सारे टाउन्स फाउंड किए उस समय, मतलब बहुत सारे शहर बसाए, टेम्पल्स बनवाए और बहुत सारे पुराने टेम्पल्स को उन्होंने रीस्टोर भी किया। नाउ डोंट मिस आउट, यहाँ पे यही वाला जो बॉक्स पढ़ने को दिया था वो है, चलिए पढ़ लेते हैं। कश्मीरी स्कॉलर एंड पोएट कल्हन। कल्हन जो है वो कश्मीर के स्कॉलर थे, यानी विद्वान थे और कवि थे। उन्होंने एक कविता लिखी, एपिक पोयम, एपिक यानी महाकाव्य होता है, राजतरंगिनी, संस्कृत में लिखी 12th सेंचुरी के अराउंड। इन इट, इसमें उन्होंने नरेट किया, बताया हिस्ट्री ऑफ कश्मीर रूलिंग डायनेस्टी फ्रॉम इट्स बिगिनिंग टू हिज ओन टाइम। शुरुआत से लेकर उनके समय तक कश्मीर में किस किस डायनेस्टी ने रूल किया, क्या क्या हिस्ट्री रही, वो सारा इसमें बताया है। कल्हन ऑल्सो स्पेल्स आउट हिज अप्रोच टू हिस्ट्री इन दीज वर्ड्स। उनकी भाषा में अगर यहाँ देखें हिस्ट्री के बारे में उन्होंने क्या बताया है, उनकी लैंग्वेज है ये। माई एफर्ट इज टू गिव अ कनेक्टेड अकाउंट वेयर द नैरेटिव्स ऑफ पास्ट इवेंट्स हैव बिकम फ्रेगमेंटरी इन मेनी रिस्पेक्ट। आई हैव एग्जामिन्ड 11 earlier works composed by former scholars containing the chronicles of kings, and by consulting inscriptions relating to temple consecrations, royal grants, laudatory records and other written works, I have overcome many difficulties caused by errors। देखो उन्होंने जो लिखा है उसको ऐसा नहीं कि उनके जो मन में आया उन्होंने लिख दिया, उससे पहले जितने भी कंपोजर्स थे जिन्होंने कश्मीर की डायनेस्टीज के बारे में कंपोजिशंस किए थे उनको उन्होंने खंगाला, उसको पढ़ा, उसके बाद बहुत सारे रिकॉर्ड्स उन्होंने देखे, तब जाके वो इस कंक्लूजन पे आए जो उन्होंने लिखा हुआ है। और बहुत सारी उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी इस कॉम्पोजिशन को बनाने में। थ्रू ऑल दीज डिपिक्शन, Kalhan's purpose was not merely to record history as he understood it, but also to highlight the ruler's ethical value or lack of them, as the case may be, so as to draw moral lessons from history। ये सब करके कल्हन का ये व्यू नहीं था कि वो सिर्फ हिस्ट्री लिखना चाह रहे हैं जितना उनको पता है, बल्कि वो ये हाईलाइट करना चाह रहे थे कि किसी भी राजा की एथिकल, नैतिकता, वैल्यू क्या है, वो कैसे उसको राज्य करना चाहिए, कैसे शासन व्यवस्था संभालनी चाहिए, और मोरल लेसन हम हिस्ट्री से क्या सीख सकते हैं, इसके बारे में भी उन्होंने जोर दिया है। ही रोट, उन्होंने लिखा है, दोज हु आर इंटेंट ऑन हैरेसिंग देयर सब्जेक्ट्स पेरिश विद देयर फैमिलीज। On the other hand, fortune waits on even the descendants of those who reinstate order where there is a chaos। तो इसका मतलब ये है, जिसके पास पावर आ गई, अगर उसने अपने सब्जेक्ट्स को, मतलब अपनी प्रजा को अगर हैरेस किया, तो अपनी
पूरे परिवार के साथ गायब हो जाएगा। पेरिश होना मतलब कि खत्म हो जाएगा, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन जो वेट करेगा और अपने जो लोग है जहां पर कियोस्क वगैरह है वहां पर शांति लाएगा, सही से काम करेगा, तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है आगे। मतलब आपका बिहेवियर कैसा है, मोरल वैल्यूज कैसी है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका आगे आने वाला समय कैसा है। लेट्स एक्सप्लोर, यहाँ पे दिया हुआ है आपको ग्रुप बनाने हैं क्लास में और इन क्वेश्चंस पे डिस्कशन करना है। जैसे व्हाट क्वालिटीज डज कलहन थिंक अ हिस्टोरियन शुड हैव। कलहन के हिसाब से जो हिस्टोरियन है, जो हिस्ट्री लिखते हैं, उनके क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। फिर व्हाट डू दीज लाइंस रिवील अबाउट हिज मेथड ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। ये जो लाइन थी, इन व्हाट वेज डज इट रिजेंबल और डिफर फ्रॉम द वे हिस्ट्री इज करेंटली रिटन। ये जो लाइन है क्या रिवील करती है, उनके जो इंफॉर्मेशन गैदर करने के तरीके हैं उसके बारे में। कलहन ने लिखा है दैट नोबल माइंडेड पोएट इज अलोन वर्दी ऑफ प्रेज हुज वर्ड्स लाइक दैट ऑफ अ जज रिमेन फ्री फ्रॉम लव और हेटेड इन रिलेटिंग द फैक्ट्स ऑफ द पास्ट। सो उन्होंने कहा है कि ऐसे कवि जो बहुत सोच समझ के कोई बात लिखते हैं, उन्हीं को हम तारीफ कर सकते हैं, जिनके शब्द जो है वो पास्ट में कोई भी फैक्ट हो रहा है उसके प्रति अपनी नफरत ना रखे, उनको कुछ अच्छा नहीं लगना चाहिए, कुछ बुरा नहीं लगना चाहिए। जो चीजें हैं उसको एज इट इज अगर हम बता रहे हैं तो वो एक सही तरीका होता है। व्हाट डज इट मीन बाय फ्रीइंग फ्रॉम लव और हेटेड। अगर यहाँ पे कहा जा रहा है फ्री फ्रॉम लव एंड हेटेड, तो इसका मतलब क्या है। हाउ वुड मीटिंग दिस कंडीशन मेक अ हिस्टोरियन मोर रिलायबल। तो जितने भी इतिहासकार हैं, हिस्ट्री लिखने वाले हैं, अगर ये क्वालिटी, ये कंडीशन वो फुलफिल करते हैं तो कैसे हिस्ट्री और रिलायबल हो जाती है, मतलब हम विश्वास कर सकते हैं हिस्ट्री की किताबें पढ़ के। तो इसके आंसर जैसे कि कलहन क्या एक्सपेक्ट करता है कि हिस्टोरियंस कैसे होने चाहिए, शुड गिव अ कनेक्टेड और क्लियर अकाउंट, मतलब जुड़ा हुआ इतिहास बताएं। ऐसा नहीं इस पीरियड का एक अलग है, हम आगे वाले पीरियड से इसको लिंक ही नहीं कर पा रहे, तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो सही से एक सिंक्रोनाइज वे में हमें हिस्ट्री मिलनी चाहिए। चेक ओल्ड टेक्स्ट एंड रिकॉर्ड्स फॉर एरर्स। हमें पुराने जो रिकॉर्ड्स वगैरह हैं जो हिस्टोरियंस को, वो खंगालने चाहिए, देखने चाहिए कि उनसे उन्हें क्या जानने को मिलता है, कोई गलतियां हैं तो वो भी पता करनी चाहिए। शुड यूज मल्टीपल एविडेंस, इंस्क्रिप्शंस, रॉयल ग्रांट्स, रिटन वर्क। बहुत सारी चीजें हमें साथ साथ वेरीफाई करनी चाहिए, तब जाके कुछ भी लिखना चाहिए। फेयर होना चाहिए, ट्रुथफुल होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ भी लिख के चले जा रहे हैं, जो चीजें सही है वही आपको इतिहास से यहाँ पर लिखनी है। और अनबायस होना चाहिए, जज की तरह। उसको किसी के प्रति प्यार या किसी से नफरत नहीं होनी चाहिए, उसका बिहेवियर अनबायस्ड होना चाहिए। ठीक है। हिज मेथड ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन की, उन्होंने पहले की किताबें पढ़ी, ब्लाइंडली किसी चीज को ट्रस्ट नहीं किया, वेरीफाई किया उन्होंने फैक्ट्स को, और प्राइमरी रिकॉर्ड्स को उन्होंने यूज किया, नॉट जस्ट ओपिनियन। उन्होंने सिर्फ अपना ओपिनियन नहीं बल्कि सभी चीजों को उन्होंने एक बार देखा। और मॉडर्न हिस्ट्री राइटिंग जो है कैसे रिजेम्बलेंस है, फैक्ट चेक करना, सोर्सेस से कंपेयर करना और एविडेंस का यूज करना। डिफरेंस फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री राइटिंग, तो ये हो गया कि कैसे सेम चीजें हैं और आज की जो हिस्ट्री राइटिंग उससे अलग कैसे है। सो ही मिक्स मोरल लेसन्स विद हिस्ट्री। हिस्ट्री के साथ उसने नैतिकता भी जोड़ी कलहन ने। व्हाइल टुडेज हिस्ट्री फोकसेस मोर ऑन एनालिसिस, लेस ऑन प्रीचिंग। आज की जो हिस्ट्री है वो सिर्फ फैक्ट्स पे बेस्ड है, मॉरल लेसन्स पे बेस्ड नहीं है। अब ये जो पूछा है क्वेश्चन कि फ्री फ्रॉम लव और हेटेड, मतलब आप जैसे कि जज होता है, जज जो है कोर्ट में कौन व्यक्ति आया है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कहते हैं ना कानून अंधा होता है, मतलब सबके लिए बराबर का बिहेव रखना। ठीक है। तो ये सारी चीजें एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो आपसे पूछी गई थी। नाउ लेट्स एक्सप्लोर। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, आदि शंकराचार्य द 8th century स्कॉलर एंड टीचर ऑफ अद्वैत वेदांता स्कूल ऑफ फिलोसफी विजिटेड द हिल शोन इन द स्केच। ये हिल दिख रहा है आपको, यहाँ पर देखो एक टेम्पल जैसा बना हुआ है। एक सेकेंड, ये मैं मिटा देती हूँ। यस, यहाँ पर ये 19th century का स्केच है ऑफ द शंकराचार्य हिल। इसे तख्ते सुलेमान भी कहते हैं। पादरी हिल इसका पुराना नाम है। कश्मीर वैली नियर श्रीनगर के पास है, विद झेलम रिवर मिएंडरिंग बिलो। ये झेलम नदी है, ये आपको दिख रहा है मिएंडर्स, कर्वी शेप, ये झेलम नदी है। एंड हिमालयन पीक्स इन द बैकग्राउंड, और हिमालय की चोटी भी है इनके पीछे, वहां पर ये जो दिख रहे हैं आपको। राइट नाउ ये क्या है, ऐसा माना जाता है कि 8th century में जो एक विद्वान थे, टीचर थे अद्वैत वेदांत के, वेदांत एक फिलॉसफी का स्कूल है, विचार है उसके, तो उनका ये कहा जाता है कि उन्होंने इस हिल पे विजिट किया था। ओके नाउ आगे लिखा है द स्टोन टेम्पल, जो आपको ऊपर एक टेम्पल दिख रहा है उसे कहा जाता है शंकराचार्य टेम्पल या जतेश्वर टेम्पल। शंकराचार्य ने बताया था दैट ब्रह्म इज द अल्टीमेट रियलिटी और द प्योर कॉन्शियसनेस एंड दैट द वर्ल्ड एज वी परसीव इज अ माया और इल्यूशन। उन्होंने स्पिरिचुअल टॉपिक्स पे बात करते हुए कहा जो ब्रह्म है वही सब कुछ है, वही अल्टीमेट रियलिटी है, और जो हम दुनिया में देख रहे हैं वो इल्यूजन है, माया है।
ठीक है। ही एस्टैब्लिश 4 मठ, उन्होंने 4 मठ बनाए जिसे मोनेस्ट्रीज या लर्निंग सेंटर भी कहते हैं। यहाँ पर सीखने के लिए विद्यार्थी आया करते थे। कहाँ कहाँ? बद्रीनाथ, पुरी, द्वारका और श्रृंगेरी। मार्क द लोकेशन ऑफ दीज सिटीज ऑन मैप। व्हाई डू यू थिंक ही चोज 4 डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया रेदर देन मोर सेंट्रल लोकेशन? आपको ये चारों जो जगह है मैप पे देखनी है, और ऐसा उन्होंने क्यों किया, चारों कॉर्नर्स पे इंडिया के क्यों चुना? देखो ना, द्वारका इधर वेस्ट में है, पुरी उड़ीसा साइड में इधर है, इंडिया का मैप अगर आप देखेंगे तो ऐसा क्यों किया? तो ये उन्होंने 4 कॉर्नर इसलिए चुने ताकि जो लर्निंग है वो स्प्रेड हो सके, फैल सके हर तरफ, एंड कनेक्ट द होल सब कॉन्टिनेंट कल्चरली, नॉट जस्ट वन सेंटर। एक सेंटर पे नहीं बल्कि हर जगह इंडिया के ये चारों सेंटर्स जो है वो फैले। ठीक है, नाउ आगे देखते हैं। Despite Kashmir's mountainous geography, throughout history, the kingdom remained well connected to the political and cultural development elsewhere in India. कश्मीर में जो एरिया है, ज्योग्राफी है, वो माउंटेन वाली है, ज्यादातर पहाड़ है, माउंटेन्स हैं। फिर भी जो बाकी इंडिया में जो चीजें हो रही हैं, डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उससे ये लोग अच्छी तरीके से पॉलिटिकल वे में या कल्चरल वे में कनेक्टेड थे। ऐसा नहीं कि अलग थलग कश्मीर का शासन था। ड्यूरिंग द पीरियड वी कंसिडर हियर, कश्मीर वॉज अ मेजर सेंटर फॉर संस्कृत लर्निंग, फिलोसफी एंड आर्ट। कश्मीर जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था। वहां पे संस्कृत की शिक्षा या फिलॉसफी की बात करें या आर्ट जो कला के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा वहां पर लोग सीखने जाया करते थे, डेवलपमेंट्स थे वहां पे। एक स्कूल ऑफ थॉट है, मतलब विचारधारा है कश्मीर शैवम। ये सेवरल, इससे बहुत सारे स्कॉलर्स जो है वो निकल कर आए, जैसे कि अभिनव गुप्ता हु वर्क्स ऑन फिलोसफी, पोएट्री, आर्ट एंड एस्थेटिक्स, वास्ट इन्फ्लुएंस अक्रॉस इंडिया। एक नाम है अभिनव गुप्ता, उन्होंने जो काम किया, वर्क किया फिलोसफी के क्षेत्र में या कविता के क्षेत्र में, आर्ट्स के क्षेत्र में, उसका बहुत इन्फ्लुएंस है पूरे इंडिया में। कश्मीर ऑल्सो सर्व्ड एज अ क्रूशियल ब्रिज फॉर बुद्धिस्ट स्कॉलरशिप विद स्कॉलर्स, मॉन्क्स एंड टेक्स्ट ट्रैवलिंग बिटवीन कश्मीर एंड अदर पार्ट ऑफ नदर्न इंडिया, तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया। कश्मीर जो एक तरीके से ब्रिज का काम करता है। जैसे यहाँ पर कश्मीर है, इधर हमारा सेंट्रल एशिया है, इधर तिब्बत है, तो एक ब्रिज की तरह काम करता है। जो लोग ट्रैवल करते हैं कश्मीर से लेके इधर जा रहे हैं या इधर जा रहे हैं, तो ये चीजों को फैलाने में, जैसे बुद्धिज्म को फैलाने में, जो स्कॉलर्स जो है वो अपनी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नाउ कश्मीरी आर्टिसंस, जो कश्मीर के आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, स्कल्प्टर्स हैं जो मूर्ति वगैरह बनाते हैं, या मैन्युस्क्रिप्ट पेंटर्स हैं जो हाथ से पेंटिंग वगैरह करते हैं छोटे लेवल पे, ये इनकी डिमांड पूरे नॉर्थ इंडिया में थी और उसके बाहर भी। इन शॉर्ट, रीजन्स इंटेलेक्चुअल एंड आर्टिस्टिक एक्सचेंज लिंक्ड इट क्लोजली विद द कल्चरल लाइफ ऑफ द एंटायर सब कॉन्टिनेंट। यहाँ के जो आर्टिस्ट थे, उनकी जो एक आर्टिस्टिक जो स्किल्स थी, उसकी वजह से वो पूरे सब कॉन्टिनेंट में कल्चरल लेवल पे एक दूसरे को कनेक्ट करते थे। नाउ द डेक्कन एंड बियॉन्ड, अब हम साउथ इंडिया की बात करेंगे। वी मेंशन डेक्कन प्लेट्यू इन फ्यू अदर चैप्टर्स, हमने डेक्कन प्लेट्यू की बात की है, ये वाला एरिया है ना। सो together with the southernmost tip of the subcontinent, it was equally alive during this time. 6th से 10th century की बात हम कर रहे हैं ना, उस समय में it was equally alive। कौन कौन थे वहां पर? उसमें से हमने राष्ट्रकूटा के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया। उसके बाद हमने पार्ट 1 जो टेक्स्ट बुक थी उसमें क्वीन प्रभावती गुप्ता जो वकाटका किंगडम की थी उनके बारे में पढ़ा था। वंस दैट डायनेस्टी केम टू एन एंड, जब ये वकाटका किंगडम जो है वो एंड हुआ, बहुत सारे किंगडम्स जो हैं उन्होंने कंटेस्ट किया सुप्रीमेसी के लिए कि अब हम पावर में आएंगे। ऐसे बहुत सारे वहां पे स्ट्रगल्स हुए एक दूसरे के बीच में। आप देख सकते हो सिंप्लीफाइड मैप है जिसमें मेन किंगडम्स जो डेक्कन के हैं और सदर्न इंडिया के वो दिखाए गए हैं। जैसे ये चालुक्य है, राष्ट्रकूटास हैं, ठीक है, ये पल्लवास, चोलास, ईस्टर्न चालुक्यास, पांड्यास, चेरास, ये कैपिटल्स भी दिए हुए हैं उनके, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट किंगडम्स है साउथ के। सबसे पहले इसमें हम पढ़ रहे हैं चालुक्य के बारे में, जिसका लोकेशन कहाँ है, ये रहा, ये वाला, ठीक है। राष्ट्रकूटास के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो अब स्टार्ट करते हैं चालुक्य से। In the mid-6th century CE, Pulkeshi first founded the Chalukya dynasty. Earlier in this chapter, we met his grandson Pulkeshi II. हमने देखा कि चालुक्य डायनेस्टी की शुरुआत पुलकेशिन फर्स्ट ने की थी। उसके बाद उनके ग्रैंडसन के बारे में यानी पुलकेशिन सेकंड के बारे में हमने पहले भी पढ़ा। Who not only stood in way of Harsh southward ambition but also considerably expanded the Chalukya kingdom. जब हर्षवर्धन साउथ में अपना एम्पायर एक्सटेंड करने के लिए इधर की तरफ आ रहा था तो पुलकेशिन सेकंड ने उसको रोका था। तो सिर्फ उसने हर्षवर्धन को रोकने का काम नहीं किया बल्कि अपने एम्पायर को, अपने किंगडम को उसने एक्सपैंड भी किया। उनका जो कैपिटल था वो वतापी था, जो आज का बादामी है कर्नाटका में जगह, वो था। फेमस फॉर इट्स कॉम्प्लेक्स ऑफ मैग्निफिसेंट हिंदू एंड जैन केव टेम्पल, वहां पे बहुत सारे हिंदू जैन टेम्पल्स हैं। अ लिटिल फर्दर अवे
Earlier, Chalukya capital Aryapura, later known as Ayavol, present-day Aihole, is home to over 100 Hindus, Buddhist and Jain temples. पहले जो चालुक्य का कैपिटल था आर्यपुरा, जिसे अयावोल या फिर अहिहोल भी कहते हैं आज के समय में, उसमें ये बहुत सारे हिंदू लोगों का, बुद्धिस्ट और जैन टेम्पल्स का घर है। मतलब बहुत सारे यहाँ पे हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन टेम्पल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। वन ऑफ देम, एक टेम्पल है 7th सेंचुरी का जैन टेम्पल अटॉप मेगुटी हिल। मेगुटी हिल है, वहां पर बना हुआ है। इसकी जो ईस्ट वॉल है, एक लेंदी संस्कृत में लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन जो चालुक्य के प्रेज में लिखा गया है, चालुक्य की तारीफ में लिखा गया है। कौन से किंग की? स्पेशली पुलकेशिन सेकंड के बारे में तारीफ लिखी गई है उस पे। इट्स ऑथर द कोर्ट पोएट रवि कीर्ति, जो उनके दरबार के कवि थे जिसका नाम है रवि कीर्ति, उन्होंने ये लिखा है। रिकॉर्ड्स पुलकेशिन सेकंड विक्ट्रीज ओवर हर्ष, जो हर्ष को उन्होंने हराया था पुलकेशिन सेकंड ने, उसके बारे में वो लेख लिखा हुआ है। और सेवरल राइवल किंगडम्स इन अ हाईली पॉलिटिकल स्टाइल, पॉलिटिकल स्टाइल में उन्होंने बताया कि कैसे पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को हराया और बाकी के किंगडम्स को भी हराया। बट दिस इंस्क्रिप्शन इज नॉट फ्री फ्रॉम exaggeration as some of the facts it presents are contradicted by other inscription। exaggeration मतलब क्या होता है कि बढ़ा चढ़ाकर बोलना, क्योंकि वो उन्हीं के दरबार के कवि थे, तो आप समझ सकते हो कि अपने राजा को खुश करने के लिए वो बढ़ा चढ़ाकर भी बातें बोलते थे ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी जो उसी समय के इंस्क्रिप्शन है या जो उसी वक्त के फैक्ट्स बताते हैं उनसे कॉन्ट्राडिक्ट करता है, सेम नहीं मिल रहे हैं। तो हिस्टोरियंस ऐसे पता करते हैं, ऐसा नहीं कि ये जो यहाँ पर लेख लिखा हुआ है यही इसी को सच मान लिया जाएगा। अभी हमने देखा हिस्ट्री को पढ़ते वक्त, लिखते वक्त बहुत सारी चीजों से उसको मैच किया जाता है, तो उसी वक्त के और कोई सोर्स है तो क्या वो भी यही कह रहे हैं? नहीं कह रहे, तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है। नाउ अब यहाँ दिया है लेट अस नोट, एक यहाँ पर एक बात हमें नोट करनी चाहिए कि ह्वेनसांग जिसने चालुक्य किंगडम में भी विजिट किया था जब वो चाइना से ट्रैवल करके आया था, तो साउथ में गया था और उसने मेंशन भी किया है कि पुलकेशिन सेकंड के जो बेनिफिशिएंट मतलब दया से भरे हुए जो काम है वो बहुत दूर दूर तक लोगों को पता थे और लोग उसको मानते थे, और उनके जो सब्जेक्ट्स थी यानी उनकी जो प्रजा थी वो उसकी हर बात को बहुत ईमानदारी से मानते थे और उनकी निष्ठा के साथ उनके आदेश की पूर्ति करते थे। इसका मतलब वो अपने लोगों में, सब्जेक्ट्स में भी फेमस थे। यहाँ आप देख सकते हो मेगुती टेम्पल है अहिहोल में, पार्टली रीस्टोर, दोबारा से रीस्टोर किया गया है। रेड एरोज पॉइंटेड, ये जो रेड एरो है ये पॉइंट कर रहा है स्टोन स्लैब जिसपे वो इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है चालुक्य के प्रेज में। ठीक है, ये वाला जो स्लैब आपको दिख रहा है इसी पे वो इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। नाउ स्टिल देयर इज नो डाउट दैट इन अर्ली 7th century and most of India was dominated by two great imperial powers, Harshvardhan north of the Vindhyas and Pulkeshin second south of them। तो अभी तक हमने क्या देखा कि 7th century अर्ली जो समय था उस समय दो इंपॉर्टेंट इंपीरियल पावर्स थी। नॉर्थ में अगर हम बात करें, मतलब विंध्या जो रेंज है उससे ऊपर की बात करें तो हर्षवर्धन, और नीचे साउथ की बात करें तो पुलकेशिन सेकंड, है ना। सो हाउएवर पुलकेशिन सेकंड इवेंचुअली टेस्टेड डिफीट एट द हैंड्स ऑफ पल्लवा ऑफ कांची। लेकिन क्या हुआ, पुलकेशिन सेकंड को हार का सामना करना पड़ा। पल्लवास जो थे कांची के, उन्होंने उसे पुलकेशिन सेकंड को हरा दिया। बाय द मिड 8th century द राष्ट्रकूटास हैड रिप्लेस्ड द चालुक्यास इन डेक्कन एज वी सॉ अर्लियर। फिर उसके बाद राष्ट्रकूटास आ गए थे हराकर उनको। हमने देखा कैसे चालुक्यास को राष्ट्रकूटा ने हरा दिया था डेक्कन में ना। सो अ लेटर रिवाइवल ऑफ द डायनेस्टी इन द वेस्ट फ्रॉम 10th century ऑनवर्ड इज नोन एज वेस्टर्न चालुक्यास ऑफ कल्याणी। द न्यू कैपिटल मॉडर्न बसव कल्याण इन नदन कर्नाटका। वी विल मीट देम अगेन इन द नेक्स्ट चैप्टर। इनके बारे में, वेस्टर्न चालुक्यास के बारे में हम और ज्यादा बाद में पढ़ेंगे अगले चैप्टर्स में। ओके, नाउ आगे दिया हुआ है एज द चालुक्य किंग एम्पायर ऑफ बादामी डिक्लाइन। जो चालुक्य एम्पायर है बादामी का, वो जब डिक्लाइन होने लगा तो इसकी ईस्टर्न ब्रांच जो थी, ये वाला हमने अभी देखा, ये चालुक्य जब डिसइंटीग्रेट हुआ, ये रहा चालुक्य, तो इसकी एक ईस्टर्न ब्रांच बनी। ब्रांच मतलब इसकी एक शाखा बन गई, है ना। जब ये डिसइंटीग्रेट मतलब ये बिखरने लग गया, टूटने लग गया, डिक्लाइन हुआ, तो एक ईस्टर्न ब्रांच असर्टेड इंडिपेंडेंस, वो आजाद हो गई, खुद से उन्होंने अपना शासन बनाया। एक्सपैंडेड इट्स पावर इन द ईस्टर्न डेक्कन। दे आर नोन एज ईस्टर्न चालुक्य। अभी मैंने मैप पे आपको दिखाया। और उन्होंने बेंगी जो जगह है प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश में, वहां से शासन किया। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल लर्न अबाउट देम। दे ऑफन क्लैश्ड विद राष्ट्रकूटा, और इनका भी राष्ट्रकूटा के साथ स्ट्रगल होता रहता था। एक्सपीरियंस बोथ विक्ट्रीज एंड डिफीट, कभी हार कभी जीत, कभी कोई जीत रहा है कभी कोई जीत रहा है, ऐसा होता था। एज वेल एज ओकेशनल अलायंसेस, और कभी कभी अलायंसेस मतलब ग्रुप्स बनाकर भी एक दूसरे के खिलाफ ये लोग लड़ा करते थे। ईस्टर्न चालुक्यास promoted several Hindu and Jain sects as well as Buddhist centers. Telugu and Kannada literature flourished under their rule। जैसा कि अभी तक हम पढ़ते आए हैं, ये भी ऐसा नहीं है कि एक ही रिलीजन
एक ही स्कूल ऑफ थॉट को ये लोग प्रमोट कर रहे हैं या पैट्रनेज दे रहे हैं। आप देख सकते हैं हिंदू और जैन सेक्ट को ये प्रमोट करते थे। यहाँ बहुत सारे बुद्धिस्ट सेंटर भी है। तेलुगु और कन्नड़ लिटरेचर जो है इनके समय में बहुत ज्यादा फ्लरिश हुआ। अब हम पढ़ते हैं पल्लवास के बारे में। सो ग्रेड 7 की जो फर्स्ट पार्ट आपने पढ़ा, वी सॉ द इमर्जेंस ऑफ पल्लवा, उनमें हमने पल्लवास कैसे पावर में आए वो हमने पढ़ा। उनका कैपिटल कांची में था, कांचीपुरम, प्रेजेंट डे कांचीपुरम इन तमिलनाडु। डायनेस्टी जो ये पल्लवा डायनेस्टी थी ये अपने पीक पे 7th सेंचुरी में आई। किसके अंडर में? महेंद्र वर्मन फर्स्ट और उनका जो बेटा है नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट, इनके समय में। द लेटर, ये जो नरसिम्हा वर्मन है इनको हम मम्मल्ला भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है रेसलर या फिर वॉरियर। इंडीड it was he who defeated पुलकेशिन II and went on to capture बादामी। So ऐसा क्यों कहा जाता है उन्हें रेसलर या वॉरियर? क्योंकि इन्होंने ही पुलकेशिन II को हराया था। अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था, देखो यहाँ लिखा हुआ है, However, Pulkeshin II eventually tasted defeat at the hands of Pallavas of Kanchi। कांची जो पल्लवा डायनेस्टी के अंडर आती थी उनसे पुलकेशिन II को हार का सामना करना पड़ा। तो वही यहाँ पल्लवास में भी दिया हुआ है कि उन्होंने पुलकेशिन को हराकर और बादामी पे कैप्चर करने के लिए वो आगे बढ़ा, लेकिन फिर वो रिट्रीट कर गया, मतलब पीछे हटा। और तुंगभद्रा जो नदी है उसको अनरिटन, मतलब कहीं लिखा नहीं है बट एक बाउंड्री जैसा ट्रीट करने लगे दोनों पावर के बीच में कि तुंगभद्रा के एक तरफ आपका शासन रहेगा और इधर हमारा। उसने नेवल एक्सपीडिशन भी श्रीलंका में सेंड किए टू हेल्प सिन्हालीज प्रिंस रिकवर हिज लॉस्ट थ्रोन। जो श्रीलंका में सिन्हाली राजकुमार थे उनको उनका जो साम्राज्य छीन लिया गया था, उनकी जो राजगद्दी छीन ली गई थी, उनको वापस से हासिल करने में नेवल मतलब समुद्र से हेल्प भी भेजी गई थी। अब ये तुंगभद्रा जो नदी हमने पढ़ी कि कहां पर उन्होंने बाउंड्री सेट की, तो ये देखो ये लिखा हुआ तुंगभद्रा है ना, ये रहा तुंगभद्रा। इसको एक तरीके से उन्होंने बाउंड्री सेट की, ये पल्लवास और ये चालुक्यास, ठीक है। सो ये आप याद रखिएगा, मैप से हमें याद रहता है। नाउ कांचीपुरम वॉज नॉट ओनली एन इम्पोर्टेंट कल्चरल सेंटर, सिर्फ एक कल्चरल सेंटर नहीं था बल्कि एक इकोनॉमिक हब भी था। मतलब यहाँ पर बहुत सारा व्यापार होता था, जैसे स्पाइसेस, मसाले वगैरह, या टेक्सटाइल, सिल्क के कपड़े, या अलग अलग तरीके के फैब्रिक्स जो होते थे, आइवरी होता है हाथी दांत, या फिर लग्जरी के सामान होते थे, उनका व्यापार होता था। तो ये एक इकोनॉमिक हब भी था कांचीपुरम, मेन जो एक बोलते हैं ना मार्केट एरिया, वैसा था। पल्लवास ने डेवलप किया ट्रेड रिलेशन, किसके साथ? नॉट ओनली श्रीलंका, सिर्फ श्रीलंका के साथ नहीं, अभी हमने देखा श्रीलंका में उन्होंने हेल्प भी भेजी थी, बट विद मच ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। हमने जो नेबरिंग कंट्रीज वाला चैप्टर देखा था उसमें हमने देखा था पुराने समय से ही रिलेशन है हमारे साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज है उनके साथ। तो सेवरल सी पोर्ट्स उन्होंने बनाए, इन पर्टिकुलर मल्लपुरम ऑल्सो नोन एज महाबलीपुरम जो आज का समय है, वहां पर एंशिएंट चाइनीज, पर्शियंस, रोमन्स कॉइन्स वर फाउंड ड्यूरिंग एक्सकेवेशन। जब खुदाई होती है तो बहुत सारे चाइना के सिक्के, पर्शिया के सिक्के, रोम के सिक्के हमें देखने को मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि इन जगहों से व्यापारी आया जाया करते थे, ट्रेड्स हुआ करते थे। वी मीट ह्वेनसांग अगेन इन कांची। अब कांची में भी ह्वेनसांग के बारे में हम पढ़ेंगे, हु स्पीक ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ 100 बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज विद 10,000 प्रिस्ट फिगर्स likely exaggerated and also mention 80 Hindu temples and the presence of many Jains। तो यहाँ पर ह्वेनसांग ने जो लिखा है ऐसा लग रहा है exaggerated है, मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिखा है, बट उन्होंने बताया कि यहाँ पर 100 के लगभग बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज थी जो लर्निंग सेंटर्स वगैरह होते हैं, मठ जिसे हम बोलते हैं, 10,000 प्रिस्ट थे मतलब पंडित वगैरह थे, और 80 हिंदू टेम्पल्स की भी बात की है, और साथ ही साथ बताया है बहुत सारे जैन्स भी वहां रहते थे। उनके ओपिनियन में, मतलब ह्वेनसांग के ओपिनियन में, the people are deeply attached to the principles of honesty, truth and highly esteemed learning। so उनके हिसाब से वो कहते हैं कि लोग बहुत ही ऑनेस्ट थे, ईमानदार थे, सच का साथ देते थे और सीखने के प्रति जागरूक रहते थे। नाउ पल्लवास क्रिएटेड मेनी टेम्पल्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स। उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स और स्ट्रक्चर्स बनाए। अभी एक इमेज में आपको दिखाऊंगी। ममलापुरम जो महाबलीपुरम है आज का, वहां पर एक रॉक कट केव है। मोनोलिथिक टेम्पल वर कार्व्ड इन अ डिस्टिंक्टिव स्टाइल डिपिक्टिंग डीटीज। मोनोलिथिक मतलब एक ही बड़े से पत्थर को काट के बहुत सारी मूर्तियां उसमें कार्व आउट की गई हैं, जिसमें सीन्स दिखाए गए हैं। अभी एक इमेज हम आगे देखने वाले हैं एसोसिएटेड विद महाभारत से रिलेटेड इमेज है। पल्लवास जो थे उन्होंने संरक्षण दिया था जैन को। वैष्णवाइट कौन होते हैं? जो वैष्णव विष्णु भगवान को मानते हैं, और शैवाइट जो शिव भगवान को मानते हैं। स्कूल ऑफ थॉट्स, दोनों विचारधारा को इन्होंने संरक्षण दिया था, साथ ही साथ जैन लोगों को भी। दे प्रोमोटेड बोथ संस्कृत एंड तमिल लिटरेचर एंड होस्टेड ग्रेट पोएट्स सच एज दंडी।
उन्होंने संस्कृत और तमिल लिटरेचर को संरक्षण दिया और बहुत सारे कवि उनके यहाँ हुआ करते थे, जैसे दंडी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएट है जिन्होंने एलाबोरेट संस्कृत में कविताएं लिखी। महेंद्र वर्मन फर्स्ट जो थे वो खुद एक कवि थे, बहुत ही अच्छे कवि थे, और उन्होंने सटायरिकल संस्कृत प्ले भी लिखा है। सटायर होता है जो समाज में कुछ हो रहा है उसको मजाक के तौर पे पेश करना, तो इस तरीके के उन्होंने नाट्य लिखे हैं। पल्लव रूल्ड over much of northern Tamil Nadu and southern Andhra Pradesh until the late 9th century. Late 9th century तक पल्लवास जो थे उन्होंने तमिलनाडु का जो नदर्न पार्ट है और आंध्र प्रदेश का जो सदर्न पार्ट है वहां से शासन किया। When they finally overthrown by Chola kings आदित्य फर्स्ट। इसके बाद पल्लवास को किसने हरा दिया? चोलाज ने, और उस राजा का नाम क्या था? आदित्य फर्स्ट। देखो यहाँ पर चोलाज भी लिखा हुआ है, ये देखो इधर ये तमिलनाडु वाला एरिया है तो इसका नदर्न पार्ट, और यहाँ ये वाले एरिया पे पल्लवास थे। अब पल्लवास को हराने के बाद इस एरिया में कौन आ गए? ये रे पल्लवास, इनको हराने के बाद चोलाज आ गए। उसका जो राजा दिया है यहाँ पर आदित्य फर्स्ट ने इनको हटा दिया। कब? लेट 9th सेंचुरी में। इस इमेज की बात कही गई थी कि ग्रेनाइट की ये आप देख सकते हैं कलाकृति है ममल्लापुरम की। ये दिखा रहे हैं कि दुर्गा देवी जो है, ये देखो दुर्गा है, माँ दुर्गा, ये जो महिषासुर है उसका विनाश कर रही है, उसको मार रही है। नाउ अब इस इमेज से रिलेटेड यहाँ पर आपको दिया है लेट्स एक्सप्लोर। ये जो पैनल अभी हमने देखा ये हाईली डायनेमिक 3D कॉम्पोजिशन है इसमें। जैसे दुर्गा का कॉन्फिडेंट रूप दिखाया है कि कैसे वो डेमन यानी जो राक्षस है उस पे असॉल्ट कर रही हैं, उसको खत्म कर रही हैं। कैन यू आइडेंटिफाई सम ऑफ दुर्गाज मेनी वेपन्स एंड हर वाहन? उसका उनका दुर्गा माँ का वाहन क्या है, इसमें उनके कौन कौन से हथियार वेपन्स उसमें दिख रहे हैं आपको। व्हाट आर मेन डिफरेंस बिटवीन हर अटेंडेंट्स एंड द डेमन्स अटेंडेंट्स? व्हाट डज द डेमन स्लेंटेड पोस्चर एंड जनरल एटीट्यूड इंडिकेट? देखो यहाँ पर कुछ चीजें नोटिस करने को कही गई हैं, वैसे मैंने आपको बताया भी था, और डिटेल में देख लेते हैं। जैसे ये दुर्गा माँ बैठी हुई है शेर पर, उनका वाहन कौन सा है? शेर। और यहाँ पर कौन कौन से आपको उनके वो दिख रहे हैं? ये तो एक तो धनुष जैसा मुझे दिख रहा है वेपन। जो डेमन है वहां देखो ये बफेलो का उसका फेस है ना। और क्या क्या चीजें आपको दिख रही है, कौन कौन से हथियार दिख रहे हैं, तो वो सब एक ऑब्जर्वेशन आपको करना है। जैसे वेपन्स में स्वॉर्ड तलवार दिख रही है, त्रिशूल दिख रहा है, तीर धनुष दिख रहा है यानी बो एंड एरो, गदा दिख रही है, शील्ड दिख रहा है। वाहन उनका क्या है? लायन, शेर। और क्या क्या है दोनों में डिफरेंसेस? तो दुर्गा के साइड के जो है डिसिप्लिन और सपोर्टिव दिख रहे हैं, डेमन साइड के क्योटिक और फियरफुल, डरे हुए दिख रहे हैं। राक्षस के साइड के देखो ये किस तरीके से डिपिक्ट किया है, जो ये राक्षस के साइड के सारे डरे हुए हैं और इस साइड के देखो सभी अटैक करने के लिए रेडी हैं, राइट। सो स्लैंटेड पोस्चर इंडिकेट, स्लैंटेड मतलब जो जितने भी यहाँ पर राक्षस साइड दिखाया गया देखो सब स्लैंटेड है, ऐसे झुके हुए हैं, मतलब ये डर को दिखा रहा है। जब हम डरते हैं तो पीछे की तरफ हटते हैं, तो वही यहाँ पर दिखाया गया है कि वो उनकी डिफीट है, हार हो रही है, वो डरे हुए हैं और उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। ये चीजें स्लैंटेड पोजिशन जो है ऐसे तिरछी वो दिखा रही है। एक और पैनल जो कहा गया था देखने को 3.19, ये पैनल है डिपिक्ट कर रहा है वॉरियर इन बैटल, ऐरावतेश्वरा टेम्पल तमिलनाडु में, वहां का ये पैनल है, ठीक है। सो ये सारी चीजें हमने देख ली। विद दिस वी आर डन विद दिस पार्ट। ये पार्ट हमने देख लिया है, अब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। सो चैप्टर थोड़ा लेंदी है तो 2-3 पार्ट और आ सकते हैं बेटा, है ना, बट आई विल ट्राई टू फिनिश एज सून एज पॉसिबल। आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर such videos. Thank you so much.